नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल, जहां पाते संस्थाओं संबंधित ढेर सारी जानकारियां। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूं, लेकिन बहुत ढेर सारे धूम धड़ाके लेके आया हूं, बहुत कुछ बताने के लिए आया हूं और नई योजनाएं भी बताऊंगा आपको, और एफसीआरए से रिलेटेड भी जो आजकल चल रहा है, जो संशोधन हुआ है, जिसके विषय में बहुत आप लोग भी देखते होंगे। कई प्रकार की आपके पास आज सूचनाएं आती होंगी कि सरकार एनजीओ को बंद करने पे आ गई है, या बहुत तरीके के आपके पास अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती होंगी। उसी संबंधित बहुत ढेर सारी बातें करना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में सच है, क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है, क्या वाकई में सरकार जो है संस्थाओं के विरोध में काम कर रही है, क्या है फैक्ट। ये जो भी चीज़ें हैं मैं अपनी जानकारी या अपने अनुभव के आधार पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। पीछे बताया हूँ, आगे बताता चलूँगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आप लोगों ने पीछे अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसी अनुसार मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। मित्रों, जो ये आपका एफसीआरए बिल नया इंट्रोड्यूस हुआ है 29 सितंबर को, और जाहिर सी बात है ये, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वो पास हो गया तो जाहिर सी बात है वो उसी दिन से अप्लीकेबल हो गया। अब आप तक कब तक सूचनाएं आती हैं, आपको कब तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? जब तक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, तब तक आप अपने जैसा आपका चल रहा है उस तरीके से आप चलते रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है मैं लेके आ रहा हूँ, आपको जो बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है या जो भी चीज़ें इसमें हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो पब्लिक सर्वेंट है वो एफसीआरए का फंड लेने के से प्रोहिबिटेड कर दिया गया, मतलब उनको रोक दिया जा रहा है। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट का मतलब वो हर एक व्यक्ति जो अपनी सेवाओं के बदले में सरकार से रिम्यूनरेशन के तौर पे या फीस के तौर पे या फिर सैलरी के तौर पे पा रहे हों पैसे, या फिर उनको जो भी उनके आगम हैं धन के, ये अगर सरकार के तंत्र की वजह से उनके पास आ रहे हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। तो आप, हालांकि ये बहुत नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 21-1860 एक्ट में भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या क्या प्रोविजन है। तो इवन एफसीआरए भी रजिस्टर्ड कराते तो उस वक्त ही आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती। बहुत से आपके स्कीम में भी ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट है तो आपको डिक्लेरेशन देना है। मैंने पहले भी अपने कई एक वीडियो बताया, सेम चीज़ें यहाँ पे है कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि जो भी संस्थाएं सरकार के व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति चला रहे हैं जो सरकार से जिनको फंड मिल रहा हो, या फिर फीस के तौर पर मिल रहा हो, या सैलरी के तौर पर मिल रहा है, तो उनको प्रोहिबिटेड किया जा रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ बहुत नया है, लेकिन ये फैक्ट है कि अब वो लोग नहीं काम कर सकते हैं, एफसीआरए धन का उपयोग नहीं कर सकते, एफसीआरए के लिए अप्लाई नहीं, फंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर वो किसी संस्था में इस प्रकार से हैं, उस पद पे हैं, या फिर उनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। तो ये बहुत सीधा साधा क्लियर मैटर है, ताकि जो भी बाहर के फंड आते हों उनका सही तरीके से सदुपयोग हो, उनके पास तक जाए जो जिनको जरूरत है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है। आपको पता होना चाहिए कि 32 लाख से ज़्यादा की संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, और हार्डली 22,000 के आसपास संस्थाएं एफसीआरए में रजिस्टर्ड हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1% से कम का मैटर है ये यार, हम 1% से कम का मैटर है, और उनके भी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो ये पब्लिक सर्वेंट का मैटर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसको लेके, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास व्यवस्थाएं रहती हैं और सरकार ने उनको रोका है कि भाई अब आप जो फॉरेन का फंड है वो उन संस्थाओं की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स नहीं हैं। अच्छा, दूसरा अब जो इसमें पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि पहले क्या था कि संस्थाएं फंड पाती थी और वो दूसरी संस्थाओं को बांट सकती थी। तो उसमें क्या होता था कि अब वो जो बांट रही हैं तो उनका कोई मानक नहीं होता था। जैसे एक संस्था ने एफसीआरए का फंड लिया और उसने 10 संस्थाओं को बांट दिया, 20 संस्थाओं को बांट दिया, बहुत बड़े फंड है, काम इजी होता था, नो डाउट, सही बात है ये, और काम इजी तरीके से होता था
और भी संस्थाओं को फंड मिल जाया करता था। तो यहाँ पे सरकार ने ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि वो बांट नहीं सकते, लेकिन रिस्ट्रिक्ट बस इस मैटर में किया है कि वो उन्हीं को बांट सकते हैं जो कि संस्थाएं FCRA में अप्रूव्ड हो, मतलब वो भी FCRA उनके पास भी हो, उनको वो दे सकती हैं। नॉन FCRA वाले ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकती हैं। तो सरकार का अपना क्राइटेरिया है, सरकार भी चीज़ों को, क्योंकि FCRA में जिस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी, सरकार ने बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा, उस अनुसार फिर इन लोगों ने नई बिल इंट्रोड्यूस किया है कि इसके अनुसार आप अगर कोई संस्था फंड पा रही है तो वो अगर अपने फंड को और संस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो भी संस्थाएं उनके मानक के आधार पर हों तो वो ठीक है, क्योंकि वो भी पाएंगे तो उसके अनुसार एक्ट करेंगे और वो भी नियम कानून में एक मानक के तौर पे काम करते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, हाँ ये है कि पहले थोड़ा इजी था, कोई भी संस्थाएं ले लेती थी तो ज़्यादा संस्थाओं को फ़ायदा हुआ करता था। तो ये कुछ संस्थाओं के हित में बेहतर है और सरकार के हित में अपनी जगह है जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, अब फिर आगे का जो मैटर आता है वो मैं आपको बताऊं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम करना। क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हर संस्थाएं इस प्रकार के काम करती, लेकिन बहुत सी संस्थाएं क्या हुई कि FCRA का फंड पाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो पहले 50% हुआ करता था उसके बेस पे उन लोगों ने काफ़ी अपना व्यय बढ़ाया और बहुत कुछ किया जो कि लोगों की नज़र में आया। प्रैक्टिकल सेल्स के बारे में बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें केवल रिटेन तौर पे हैं, फैक्ट है ये कि काफ़ी कुछ इसमें हुआ, लोगों की नज़र में भी आया जो चीज़ें जानी जाती हैं। तो उसमें सरकार ने थोड़ा सा बंधन लगा दिया है कि अब आप जो करेंगे वो 20% आप एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट दिखा सकते हैं। हालांकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ऑफिस के एक्सपेंसेस हुआ, ये सारी होते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट में जो खर्चे हो रहे हैं वो आपके उसी तरह से होंगे जो होते हैं। बस एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में इन लोगों ने जो 50% उन्होंने पहले लोग दिखा के काफ़ी कुछ कर ले जाते थे, अब वो 20% पर ला के लिमिटेड कर दिया है। इसमें मुझे नहीं लगता संस्थाओं को बहुत आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो वैसे भी एक्सपेंसेस उनके जो हैं वो दिखाएंगे ही। उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ काटल हो रहा है या कहीं कटौती हो रही है। बाकी जो अन्य खर्चे जो वो ऑफिस के एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाई करते थे उसमें हुआ तो वो ठीक ही हुआ। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि जाहिर सी बात है जिस प्रोजेक्ट में जो खर्चे होते हैं उसी में दिखाए जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट को कम कर दिया गया तो ऐसी चीज़ें पता नहीं कितनी संस्थाओं पे प्रभावी होंगी, नहीं प्रभावी होंगी, क्या उनका रिएक्शन होगा, नहीं रिएक्शन होगा। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई फंड आता है तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंसेस में जो भी उनके एम्प्लॉइज रख रहे हैं या जो कुछ रख रहे हैं उस पर वो पूरी तरीके से खर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो इस पे दौर पे चीज़ें हैं कि अगर बाकी एक्सपेंसेस को उनको कम करना पड़ेगा जो पहले 50% के तौर पे रहा करती थी। फिर उनका एक मैटर आया है कि बैंक अकाउंट वाला मैटर। निश्चित रूप से ये थोड़ा सा चौंकाने वाला मैटर है, परेशान करने वाला मैटर है कि अब जो भी FCRA अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में वो खोली जाएंगी और उसके बाद से आप एक अपना एक अलग अकाउंट FCRA खोल सकते हैं कहीं भी अपने डिस्ट्रिक्ट में या जहां भी आप चाहते हैं, लेकिन मेन आपका उसी में खुलेगा। इसके पीछे इन लोगों का जो तर्क ये है कि 22,000 संस्थाएं हैं, उनका अगर ब्यौरा उनको अलग अलग बैंक अकाउंट में देखना पड़ता है तो उनको शायद दिक्कत होती मॉनिटरिंग करने में। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर ये सारे एक्यूमुलेट होकर एक जगह पर रहेंगे तो मॉनिटर करने में ईजी रहेगा। क्या इसके पीछे बेसिस था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फैक्ट यही है कि उनके कहने का सेंस यही है कि अब वो सारी संस्थाएं एक जगह पे उनका अकाउंट रहेगा ताकि जो भी फॉरेन के फंड आए उसको वो अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाए, मॉनिटर कर पाए। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस पे देखा जाए तो वाकई में कुछ एक संस्थाओं के लिए, क्या बहुत ज़्यादा संस्थाओं के लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाके उनको अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो वाकई में एक दिक्कत काम है, क्योंकि इतना बड़ा देश है ये और किस किस कोने में संस्थाएं जो FCRA रजिस्टर्ड हैं उनको वहां तक जाना पड़ेगा और सरकार अपने हिसाब से देखती है कि उनको मॉनिटर करने में आसानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें फैक्ट है कि जाहिर सी बात है कुछ संस्थाओं के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं कि जिसकी वजह से आपको बैंक अकाउंट के लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा और वहां बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद से फिर आप अपना एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये तो अभी प्रैक्टिकल सेंस में थोड़ी सी दिक्कतें तो आ रही हैं
और लेकिन सरकार अपने हिसाब से सोचती है, आप हम सभी जानते हैं। फिर इसके बाद से हमारे पास जो आगे का पॉइंट आता है कि मेन व्यक्ति है जो संस्था का जो की पर्सन है, उसका आधार कार्ड का नंबर वो उनको देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे भी वो बहुत सी जगह पे देना पड़ता है। जैसे मान लिया हम दर्पण में भी उनको आधार देना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़, ऐसा कुछ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको देना है, तो वो कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो को बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो वो तो देना होगा। और सस्पेंशन की लिमिट इन लोगों ने बढ़ा दिया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो पहले 180 डेज का होता था, लेकिन वो आप बढ़ा के वो 1 साल तक का कर सकते हैं। ये इन लोगों ने लिमिट बढ़ा दी है, जिसकी वजह से संस्थाओं को थोड़ी दिक्कत निश्चित रूप से हो सकती है कि हो सकता है संस्थाएं कभी कभार जाने अनजाने या अनविलिंगली, जिसको कह सकते हैं, ना चाहते हुए कोई ऐसा कभी कभार हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी किसी किसी संस्थाओं को सस्पेंड होता है, सस्पेंड किया करती है एफसीआरए। लेकिन वो अभी तक 180 डेज का हुआ करता था, अब वो हो गया, आगे बढ़ गया 180 डेज मोर, मतलब 360 डेज, ऑलमोस्ट 1 ईयर के करीब आसपास हो गया ये। तो 1 साल के लिए उनको ये सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है। तो एक ये मैटर आ गया। और बाकी जो एक संस्था अगर कोई काम नहीं करना चाहती है, एफसीआरए को नहीं लेके चलना चाहती, वो सरेंडर कर सकती है। तो ये चीज़ें इसमें आ गई। तो कुल मिला जुला के ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा आया है जिसके बेस पे तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि नई संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। क्योंकि पहली बात तो ये 1% से नीचे की संस्थाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। प्लस फॉरेन का कंट्रीब्यूशन है, निश्चित रूप से इसकी मॉनिटरिंग ठीक ठाक तरीके से होनी चाहिए। कुछ एक वाकई में पॉइंट है जिसकी वजह से संस्थाओं को परेशानी हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आने वाली है। अकाउंट वाले मैटर में निश्चित रूप से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अब सरकार का अपना कायदा कानून बन रहा है कि भाई वो उनको मॉनिटर करने में आसानी पड़े। इस वजह से हम सभी को उनके चीज़ों को लेकर चलना ही पड़े, क्योंकि भाई एक मैंडेट बन रहा है, तो ये मैंडेट के अनुसार हमें उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मित्रों जो मैं बताना चाह रहा था, चूँकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आती हैं इस मैटर को लेके कि क्या चीज़ें फैक्ट है, क्या वाकई में होना चाहिए था, या कोई दिक्कतें हैं इसमें। तो वो चीज़ें मैं अपनी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और आप लोग अपनी निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग भी आगे की चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि जो सरकार का मैटर वो तो सरकार का मैटर। ये चीज़ें थी मित्रों, यही सारे विषय थे जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता। अब एक पॉइंट्स और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 12AA और ATG के रिन्यूअल के बारे में, जो अभी जो जून में होना था, फिर बाद में अक्टूबर में डेट बढ़ी, और संभवतः अब ये डेट बढ़ के अब आपके 1 अप्रैल 2021 से होनी है। इसका मतलब तब तक आप लोग फ्री होके आराम से अपने 12ATG के बेस पे जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं या उसका जो भी फ़ायदा लेना चाहते हैं वह आप लोग ले सकते हैं। इसके विषय में फैक्ट है कि अब आपको संभवतः 1 अप्रैल 2021 से ये चीज़ों को आपको रिन्यूअल के बेसिस पे जानना होगा, और बाकी सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी। क्या रिन्यूअल का प्रोसेस है, उस वक्त क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आगे कभी जब भी ऐसा मैटर आएगा मैं आप लोगों को बता दूँ कैसे कैसे इसको करना रहेगा। आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत है। एनजीओ मित्रा चैनल पर आप पाएंगे, सारी चीज़ें पाएंगे। एनजीओ मित्रों ने अपना वेबसाइट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उस वेबसाइट में भी आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कुछ ई बुक्स भी एनजीओ मित्रा ला रहा है, जिस ई बुक्स के माध्यम से भी आपको बहुत सी जानकारियां मिल सकती हैं। कुछ ई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे आपको जो भी चीज़ें चाहें वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एनजीओ मित्रा। आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मित्रों। जो भी चीज़ें आप लोगों का रिएक्शन होता है या फिर आप लोग जो चीज़ एनजीओ मित्रा के बारे में बोलते हैं, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीज़ें मित्रों हम कामना करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ देते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।